हेलो एवरीवन, आप सबको लाइव माई एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो और प्यारे से क्लास में आज की क्लास में हम सब करने वाले हैं 2011 की जनगणना, जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे वह एसएससी हो या बैंकिंग हो या सीजीएल हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम जनगणना की पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो का लाभ उठा पाए और किसी भी एग्ज़ाम में अपना नंबर पक्का कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, कारण भारत में जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण, पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, भारत से जुड़े जनगणना जो है, भारत में जनगणना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम देखते हैं। पहले तर भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। उस समय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, मतलब लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुआ था, ये जनगणना शुरू हुआ था। कब हुआ था? भारत में 1872 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। देखिए मतलब भारत में शुरू कब हुआ था जनगणना? तो 1872 में, और लगातार मतलब शुरुआत क्या, नियमित रूप से मतलब लगातार इसका जो है जनगणना कब शुरू हुआ भारत में? तो 1881 में। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। आगे बढ़ते हैं। आगे स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है, मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले कौन देश कराया था? तो स्वीडन देश। कब कराया गया था? तो 1749 में। कब? 1749 में। उसके बाद देखिए अमेरिका में 1790 में 10वीं जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश था, मतलब विश्व में पहला जनगणना शुरू करने वाला कौन था? स्वीडन था, जो 1749 में किया। और 10 आपसे पूछा जा सकता है कि 10 की जनगणना की शुरुआत कौन देश किया था? तो अमेरिका ने। कब किया था? तो 1790 में। और भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों की प्रस्तुत करता है। क्या करता है? आंकड़ों की प्रस्तुत करता है। कौन? जनगणना। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना, मतलब भारत की पहले क्या था? पहले गुलाम था किसका? तो अंग्रेज का। तो भारत आज़ाद कब हुआ, यानी स्वतंत्र कब हुआ? तो 1947 में। 1947 के बाद मतलब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, मतलब स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। उस समय जनगणना आयुक्त, जनगणना कराने वाले जो होता है आयुक्त, जो उसका मेन होता है वो R.A. गोपाल स्वामी थे। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। क्या करता है? जनगणना संगठन जो होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय जो होता है, गृह मंत्रालय जो होता है उसके अधीन कार्य करता है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। देखिए ओवरऑल मतलब ये जो है स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता 1951 में जो हुआ था, 1951 में जो जनगणना हुआ था भारत की स्वतंत्रता की पहली बार, तो ये ओवरऑल मतलब शुरू से कितना हुआ था? शुरू से 15वीं था। और स्वतंत्रता जो भारत में ये कौन सा था? 7वीं था। 7वीं में भारत में 7वीं बार हो रहा था। 7वीं बार जो हुआ था वो क्या हुआ? स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था 7वीं बार। उसके पहले भारत में 6 बार हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कारण जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये तो पहले बता चुके हैं। जिसके उच्चतम अधिकारी, जिसके उच्चतम मतलब सबसे मेन जो होता है भारत की महापंजी एवं जनगणना आयुक्त होता है। इसमें देखिए कुछ फैक्टर। 2011 की जनगणना का शुभारंभ, मतलब शुरुआत 2011 का जनगणना का शुरुआत किसने किया था? तो प्रगणक शिक्षिका थी, उसने कार्य किया। इसका आदर्श वाक्य, इसका मतलब क्या था? जनगणना करने का आदर्श वाक्य था, तो यह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मतलब हमारी जनगणना जो है हमारे आगे की भविष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त 2011 की जनगणना जो हुआ था उस समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना की अनुमति लागत 2200 करोड़ रुपये था, मतलब 2011 की जनगणना हुआ था उस समय, उसमें जनगणना में लगा अनुमानित लागत, मतलब पूरा सटीक तो नहीं बता सकते, तो अनुमान लगाया गया कि उस समय पहले 2011 की जनगणना हुआ उसमें 2200 करोड़ रुपये लागत था, मतलब उसमें खर्चा हुआ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने की लक्ष्य 2045 से बढ़कर 2070 कर दिया गया। आगे का 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% रही। मतलब देखिए 2001 मतलब 2001 अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो 2001 से 2011 मतलब 10 साल के बीच में एक बार जनगणना हुआ। उस समय जनसंख्या वृद्धि 10 की वृद्धि, मतलब 10 साल में वृद्धि कितना हुआ? तो पूरे की क्या हुआ? पूरा का 17.7% 10 साल में वृद्धि हुआ, जो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम भी उसे। आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहे हैं 1911 में से 1921, ये भी 10 के हुआ के दौरान भारत की जनसंख्या के 10 की वृद्धि ऋणात्मक
0.31% हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए 2001 से 2011 में जो बीच में जो 10 साल हुआ उसमें क्या हुआ था, जनसंख्या घनत्व बढ़ा था। इसमें देखिए 2011 में हुआ, उसके बाद 2021 में हुआ, तो 10 के ये भी हुआ, 10 के जनगणना जो 1911 से 1921 के बीच में 10 वर्ष हुआ। इसमें जो पहले की जनसंख्या जो थे, मतलब पहले जो वृद्धि हुआ था उसका क्या हुआ था, ऋणात्मक आया था। कितना जी, -0.31%, मतलब 1% भी से भी कम। तो इसी समय ये क्या हुआ, जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था, जिस कारण इसे क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, महान विभाजक वर्ष कहा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे करें। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ये यानी 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। मतलब देखिए कुल जनसंख्या मतलब विश्व में जितना जनसंख्या है उसका 17.5% भारत की जनसंख्या है, जो टोटल लगभग 121 करोड़ आबादी हुआ। तो उसके आगे 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 51.47% तथा महिलाओं की परसेंटेज क्या है, 48.53। मतलब देखिए उस जैसे भारत का कुछ जितना होता है वो 100% रहता है। 100% में से 51% जो है उसमें पुरुष की जनसंख्या परसेंट था, और उसमें 100% में से 48.53% क्या है, महिला की परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं, आगे कारण 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या, शहरी मतलब जो बाजार टाइप पड़ता है वो शहर, तो 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। मतलब शहरी जनसंख्या से क्या था परसेंटेज, किसका परसेंट, तो ग्रामीण परसेंटेज जनसंख्या का परसेंटेज क्या था, अधिक था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 20 करोड़ एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें ये भारत का जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिला था, तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ हुआ था तो सिक्किम में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था, दिल्ली, एवं सबसे कम जनसंख्या वाला देश केंद्र शासित प्रदेश कौन था, लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं, आगे करें। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की मतलब 10 साल में एक बार होता है जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय। मतलब 10 वर्ष में जो जनगणना होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसका था, मेघालय का, और सबसे कम नागालैंड का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नागर हवेली था, और लक्षद्वीप सबसे कम लक्षद्वीप। आगे करें 2011 की जनगणना जनसंख्या घनत्व क्या होता है वो समझिए। जनसंख्या घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या। जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर हो, इसमें कितना जनसंख्या है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में आप 100 मनुष्य रहते हैं, मतलब आदमी रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 100 जनसंख्या होगा, 100% हो जाएगा 100 आदमी 1 स्क्वायर प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो यही से होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या में क्या हुआ, 382, मतलब प्रति वर्ग 1 वर्ग किलोमीटर के में 382 व्यक्ति निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। मतलब 2011 की जनसंख्या जो जनगणना जो हुआ था उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था, तो वो था बिहार, जो 1106 है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना होता है, 1106 व्यक्ति रहते थे, एवं न्यूनतम मतलब सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 था। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली, और सबसे न्यूनतम तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं 2011 की जनगणना के लिंगानुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिए 100 क्या है, पुरुष है, 100 पुरुष है और 70 महिला है, तो मतलब 100 पुरुष पर 70 महिला हुआ, तो यह हुआ लिंगानुपात। तो देखिए यहाँ पर लिंगानुपात क्या मतलब होता है, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, स्त्रियों की संख्या ऊपर में स्त्रियों की संख्या, नीचे में पुरुष की संख्या गुना 1000। मतलब यहाँ पर जैसे लिंगानुपात किया जाए तो वो 1000 व्यक्ति पर किया जाता है, तो इसलिए गुना 1000 से किया जाता है। तो भारत की लिंगानुपात कितना था, 943 में। जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या क्या था, पुरुष की 1000 था, 1000 पुरुष पर कितना महिला थी, 943 महिला, 1000 पुरुष पर 943 महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल। लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल, एवं न्यूनतम कौन सा है, हरियाणा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी, और सबसे न्यूनतम तो दमन और द्वीप। आगे बढ़ते हैं,
आगे कर रहा है 2011 की जनगणना शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात मतलब समझ रह सकते हैं, शिशु मतलब बच्चा होता है। देखिए शिशु लिंगानुपात क्या होता है, ये 0 से 6 वर्ष के लिए करा है। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की, जन्म से क्या किया जाता है, 0 से काउंट किया जाता है, तो 0 से कहाँ तक, 6 वर्ष के लिए। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या का अनुपात शिशु लिंगानुपात कहलाता है। तो शिशु लिंगानुपात निकालने का सूत्र कहता है बालिकाओं, बालिका मतलब लड़की की संख्या जो 0 से 6 वर्ष की हो, और नीचे में बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष गुना 1000। तो ये क्या निकल जाएगा, शिशु लिंगानुपात। आगे भारत की शिशु लिंगानुपात, भारत की शिशु लिंगानुपात क्या था, 919 है। कितना, 919, मतलब 1000 शिशु पर, मतलब 1000 बालक पर कितना कितना बालिका थी, तो 919। अब आगे देखिए क्या, 2021 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। 1000 बालक पर कितना, 972 बालिका थी। एवं सबसे कम लिंगानुपात किस कौन राज्य का है, तो हरियाणा की। तो उसके बाद करा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे न्यूनतम तो दिल्ली, किस पर, दिल्ली। अगर भारत की जनगणना 2011 साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या होता है कि जैसे कितना, कौन राज्य का साक्षरता दर, मतलब कौन राज्य कितना सबसे ज़्यादा शिक्षित था। देखिए कह रहा है 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो, उस लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। साक्षरता दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए साक्षरता दर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए साक्षरों की संख्या, मतलब साक्षरों की संख्या ऊपर में 7 प्लस आयु वाली संख्या, 7 प्लस आयु वाली संख्या गुना 100 करेंगे तो आप साक्षरता दर निकाल सकते हैं। आगे करें भारत की जनगणना 2011, भारत की साक्षरता दर कितना है, भारत की साक्षरता दर 74.04% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था, और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। उसके बाद कह रहा है केंद्र शासित, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था, लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। आगे बढ़ते हैं, आगे करें भारत की जनगणना 2011 ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण मतलब गांव की जनसंख्या, और शहर की जनसंख्या। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन था, ग्रामीण मतलब गाँव की जनसंख्या वाला सर्वाधिक इसका था, तो हिमाचल प्रदेश में का जो गाँव था उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या था। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम गाँव की जनसंख्या कौन सा राज्य का, तो कौन सा होगा, तो गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करें भारत की के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, शहरी जनसंख्या वाला सर्वाधिक कौन था, तो गोवा। और वो हिमाचल प्रदेश क्या था, सबसे कम, मतलब न्यूनतम शहरी जनसंख्या, यानी जितना गोवा में शहर में बसते थे उससे कम, बहुत कम, सबसे कम हिमाचल प्रदेश के शहर में बसते थे। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी केंद्र शासित प्रदेश कौन था, दिल्ली। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं, आगे करें 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, जो जिसको SC कहते हैं, जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश पंजाब है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती थी। मतलब इसमें जो है अनुसूचित जाति मतलब SC जाति इसमें निवास नहीं करते थे, मतलब इसमें नहीं बसते थे। आगे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसूचित जनजाति, जिसको ST कहते हैं, कौन सा ST कहते हैं। अगर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति ST की कुल संख्या कितना था, 10.4 करोड़ 43 करोड़ था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो मध्य प्रदेश। आगे करें 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन था, लक्षद्वीप। इसमें देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करते थे। आगे करें 2011-21 जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मतलब 2011 देख लिया, अब 2021 से अब देख लेते हैं। करें 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त थे श्री विवेक जोशी था। 2011 में जो था 15वीं, ऑल ओवर 15वीं थे। और भारत में स्वतंत्रता के बाद कितना, कौन सा थी, 7वीं थी, और ये 8वीं हो जाएगी। तो देखिए 2021 की 16वीं जनगणना आयुक्त कौन था, श्री विवेक जोशी है। आदर्शवाद, इसका वाक्य क्या था, आदर्शवाद जन भागीदारियों से जन कल्याण, जन भागीदारियों से जन कल्याण। 2021 की जनगणना के भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होता, क्या था, डिजिटल जनगणना। तो चलिए आज का क्लास अपना लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से 10 मिनट शो में सही तरीक़ा से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।